बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चचा का घर गांव में था। जब उनसे मिलने गांव गई, गांव में जिस लड़की से भी मिलती उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का कंगन होता। मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी इस तरह का कंगन पहनूं। जब चच्ची से कंगन मांगा तो चच्ची ने कहा, कंगन लेने के लिए तुम्हें गांव के चश्मे के पास एक फ़कीर बैठता है जो ये कंगन हर जवान लड़की को देता है। जूं ही मैं ये कंगन लेने के लिए उस फकीर के पास पहुंची तो उसने मुझे कंगन पहनने को दिया। मैं कंगन पहनकर घर आ गई। जूं ही रात के 12 बजे तो मेरा नाम शीज़ा है। हमारा ताल्लुक एक गांव से है। सारे ख़ानदान वाले अभी भी उसी गांव में रहते हैं, मगर मेरे बाबा ने हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत पहले ही वो गांव छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि उसके बाद हम कभी उस गांव में नहीं गए थे। हर त्यौहार पर हमारा वहाँ जाना तो था। वैसे भी स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में हम सब बहन भाई वहाँ जाया करते थे। हम 4 बहन भाई हैं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, 20 साल की। मुझसे छोटे 2 भाई और फिर एक बहन है जिसका नाम फिज़ा है। बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। बहुत ज़्यादा तो उनकी तनख्वाह नहीं थी, मगर हम सब बहन भाइयों को अच्छी ज़िंदगी दे रहे थे। अच्छे स्कूल और फिर अच्छे कॉलेज। अब तो मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में भी करवा दिया था। उनका कहना था कि जिस मकसद के लिए वो अपने आबाई इलाके से, अपनों से दूर आए थे, वो हर हाल में पूरा करेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ ही यहाँ मौजूद होती थी। दादा जान का तो बहुत साल पहले ही इंतकाल हो चुका था और दादी जान को बाबा, अम्मी और हम सब बहन भाई भी अक्सर कहा करते थे कि वो यहाँ आकर हमारे साथ रहें, मगर वो सिर्फ कुछ दिन के लिए आती और फिर वापस चली जाती थी। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ का माहौल तंग लगता है। उन्हें वहाँ के खुले माहौल की आदत जो थी, इसीलिए वो कम ही यहाँ आया करती थी। इस दफ़ा भी बाबा के बहुत कहने पर वो यहाँ आई थी और जब भी वो गांव से आती थी तो हमारे लिए बहुत कुछ लाया करती थी। चच्ची फरजाना, सबसे छोटी चच्ची, वो हमेशा ही हमारे लिए कुछ ना कुछ भेजा करती थी। मेरे बाबा लोग 3 भाई और 2 बहनें थीं। बाबा के एक भाई बड़े थे और एक उनसे छोटे। ताया जान को और उनकी फैमिली को हमसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो शायद बाबा के गांव छोड़कर आने से उनसे दूर हो गए थे, जबकि उनके मुकाबले में चचा जान और चच्ची जान हम सबसे काफ़ी प्यार मोहब्बत से पेश आते थे और हर दफ़ा दादी जान के हाथ चीज़ें भी भेजा करते थे। हम भी गांव जाकर ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा करते थे। मेरे पेपर चल रहे थे जब दादी जान आई थीं और अब वो जाने को तैयार थीं। मेरे पेपर भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा था कि उनके साथ गांव का चक्कर लगा आती हूँ। मुझे गांव घूमने का शौक़ तो हमेशा से था, मगर हम जब भी वहाँ जाते कुछ ही दिन के लिए जाते थे और अम्मी हमें कहीं जाने ही नहीं दिया करती थीं। इस दफ़ा मेरा इरादा था कि दादी जान के साथ जाकर सारा गांव घूम लूँगी, इसलिए मैंने अम्मी से बात की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं उनके साथ ही जाऊंगी, अकेले वो मुझे नहीं जाने देंगी। मगर उनके साथ जाना भी क्या होता था, कहीं जाने ही नहीं देती थी। घर में रहकर क्या मज़ा आता। इसीलिए इस बार मैंने पक्का सोच रखा था कि दादी जान के साथ लाजमी जाऊंगी। और फिर अम्मी के मना कर देने के बाद मैंने बाबा से बात की और साथ में दादी से भी कहा कि वो भी बात करें। इस तरह मेरी ज़िद करने और दादी जान के कहने पर बिला आखिर वो मुझे दादी जान के साथ भेजने के लिए मान गए थे। मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं अपने से छोटे बहन भाइयों को तंग करने के साथ साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी थी। आज हम लोगों ने जाना था। अम्मी और बाबा हमें स्टेशन छोड़ आए। बाबा काम की वजह से नहीं जा सकते थे, वरना वो खुद हमें गांव छोड़ने जाते। इसलिए मुझे और दादी जान को अकेले जाना था और आगे से चचा जान हमें लेने आ गए थे। चच्ची को पहले से मैंने अपने आने का बता रखा था, इसीलिए उन्होंने मेरी पसंद के खाने पहले से ही बना रखे थे। खा पीकर फारिग होने के बाद चच्ची से काफ़ी बातें की। इस दौरान वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजरा था और रात हो चुकी थी। मैं दादी जान के साथ उन्हीं के कमरे में रुक गई थी। सुबह नाश्ते के बाद मैंने चच्ची जान से कहा था कि हम लोग गांव देखने जाएंगे। इत्तेफाक से आज मोहल्ले में ही किसी के घर मिलाद था। चच्ची जान को वहाँ जाना था, इसलिए मैं भी उनके साथ जाने को तैयार थी। वहाँ जाकर वैसे तो मुझे काफ़ी मज़ा आया गांव की औरतों से मिलकर, मगर एक चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये था
कि हर लड़की के हाथ में एक सफ़ेद रंग का कंगन। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि वो कंगन एक ही डिज़ाइन का था, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही जगह से सब कंगन एक साथ लिए हों। मुझे वो कंगन बहुत पसंद आया था और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही कंगन चाहिए। आज से पहले मैंने ऐसा कंगन और डिज़ाइन कभी नहीं देखा था। खैर, मिलाद ख़त्म होने के बाद घर आकर मैंने चची जान से उस कंगन के बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, मगर फिर मेरे बहुत बार बताने पर उन्होंने हाँ कहा था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी वही कंगन चाहिए, जिस पर पहले तो वो खामोश हो गईं और फिर उन्होंने कहा कि दादी जान से पूछकर बताएंगी। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब लगी थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। मैं उनसे जिस भी चीज़ की फरमाइश करती वो उसी वक्त पूरी कर देती थी, और ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो दादी जान से पूछ कर बताएं। एक कंगन ही तो ख़रीदना था। खैर, मुझे तो कंगन से मतलब था, जैसे भी मिलता वो एक अलग बात थी। अगले दिन मैंने फिर से चच्ची से बात की और कहा कि मुझे वो कंगन चाहिए। इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मुझे वो कंगन ला देंगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो कंगन किसी बाजार से नहीं मिलता, बल्कि वो गांव के पास ही एक बहुत बड़ा चश्मा था, वहां से एक फ़कीर से मिलेगा। उन्होंने बताया कि वो ये कंगन सिर्फ नौजवान और कमारी लड़कियों को ही देता है, बूढ़ी, बच्ची या फिर शादीशुदा को नहीं। इसलिए वो मुझे मिल सकता था और इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। दादी जान की इजाज़त से मैं चच्ची के साथ फ़कीर के पास आ गई थी। चच्ची ने उन्हें कहा तो उसने एक कंगन निकालकर मुझे हाथ आगे लाने का कहा। चच्ची के इशारे से मैंने हाथ उसके सामने किया तो उसने वो कंगन मुझे पहना दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं इसे पहने रखूं, उतारूं नहीं। वो कंगन मैंने पहन लिया था और अब मैं और चच्ची वहाँ से वापस चल पड़े थे, मगर बार बार उस फ़कीर का चेहरा और उसकी वो पुरस्रार सी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ तो ऐसा था जो बहुत अजीब था उस फ़कीर में। ऐसे लगता था जैसे वो कोई आम आदमी नहीं है, जैसे उसके पास कोई ख़ास ताकत है या फिर कुछ और। घर आकर मैंने सबसे पहले दादी जान के पास गई, उन्हें अपनी कलाई में पहना वो खूबसूरत कंगन दिखाया। उस कंगन की खूबसूरती को देखकर अब मैं उस फ़कीर को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। वो कंगन वाकई बहुत खूबसूरत और दिलकश था, बहुत ख़ास मालूम होता था, मगर उस फ़कीर के पास कहाँ से आया? ऐसा कंगन तो किसी ज्वेलरी की दुकान में होना चाहिए था। यही सवाल मैंने दादी जान से किया था कि उसके पास कहाँ से आया, और वो भी इतने सारे कि उसने गांव की हर लड़की को दे रखा है। साथ में मेरा एक ये भी सवाल था कि वो ये कंगन सिर्फ नौजवान लड़कियों को ही क्यों देता था। मगर उन सब सवालों के जवाब में दादी जान ने बस इतना कहा था कि उन्हें नहीं पता। उनका कहना था कि मुझे कंगन मिल गया है तो बस अब इन सवालों को छोड़ दूं। मुझे वो कंगन पहने आज दूसरा दिन था और कल से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई है जो मुझे कहीं से देख रहा है। रात को भी कुछ ऐसा ही लगा था कि जैसे कमरे में मेरे और दादी जान के अलावा कोई आया था, मगर चच्ची समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया। मगर सुबह जब उनसे पूछा तो पता चला कि वो तो रात कमरे में आई ही नहीं थी। मैंने अपना वहम समझकर इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और खामोश रही, मगर मैं जहाँ भी जाती थी मुझे अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती थी। पूरा दिन इसी तरह गुजरा था और फिर से रात आ पहुँची थी। दादी जान आज घर पर मौजूद नहीं थी, वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने साथ वाले गांव गई हुई थी, इसलिए आज मैं अकेली ही कमरे में सोने के लिए लेटी थी। लेटे लेटे काफ़ी रात हो चुकी थी। वक्त देखा तो घड़ी 12 बजा रही थी। इतना टाइम हो गया था और मैं अभी तक जाग रही थी। यही सोचकर मैंने आंखें बंद ही की थीं कि अपने बहुत करीब किसी की सरगोशी सुनकर फौरन से आंखें खोल दी थी, और सामने जो था उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। सामने वही फ़कीर खड़ा था जो मुझे ही देख रहा था। उसे अपने सामने देखकर आवाज़ तो जैसे गले में ही कहीं अटक गई थी और हाथ पांव भी बिल्कुल ही सुन्न से पड़ गए थे। वो चलता हुआ मेरे पास आया था और कुछ बोलने लगा था, और फिर कुछ ही देर बाद वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो गायब हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा ख्वाब था या हकीकत थी। ख्वाब तो हरगिज़ नहीं था क्योंकि मैं जाग रही थी, और ना ही वहम था। तो फिर क्या था? ये समझ से बाहर था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथ में पहने कंगन पर गई थी। एक लम्हे को सोचा कि इसे उतार देती हूँ, मगर फिर उस फ़कीर की कही बात याद आई
कि इसे उतारना नहीं है। यही सोचकर मैंने अपना हाथ रोक लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी ताकि दादी जान से इस बारे में बात कर सकूं। नींद तो अब आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी और डर से कमरे की सारी लाइट्स मैंने जला ली थी। चची जान को उस वक्त मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा था। वो बिला वजह परेशान हो जाती। जैसे तैसे रात गुजरी थी और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मेरी आंख लग गई थी। उठी तब थी जब चची जान ने आकर मुझे उठाया था नाश्ते के लिए। यहाँ आकर मेरी जल्दी उठने की आदत बन चुकी थी। दादी जान और चची के बिना कहे ही मैं जल्दी उठ जाया करती थी, मगर आज उन्होंने मुझे जगाया था और साथ में ये भी पूछा था कि कोई बात थी जो मैं देर से सोई थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहकर बात को ख़त्म किया। पहले मैं दादी जान से बात करना चाहती थी। आधा दिन गुजर चुका था जब दादी जान वापस आईं। उनके आते ही मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी जो कुछ रात में हुआ था। उस फकीर ने मुझे रात को ये कहा था कि ये कंगन बहुत कीमती है, ये कोई आम कंगन नहीं है और इसमें लगे मोती भी बहुत कीमती हैं। उस कंगन में असली हीरे जड़े हुए हैं, इसकी कीमत लाखों में है। और उसके साथ उसने ये भी कहा था कि ये कंगन मैं अपनी शादी के वक्त ज़रूरत के तहत ही बेच सकती हूँ, इसके अलावा नहीं। अगर चाहूँ तो, और अगर ना चाहूँ तो अपने पास रख सकती हूँ हमेशा, मगर ना तो किसी को दे सकती हूँ और ना ही बेच सकती हूँ बाद में कभी भी। ये कहकर वो गायब हो चुका था। दादी जान मेरी सारी बात सुनकर खामोश हो गई थी और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जैसा उस फकीर ने कहा है वैसा ही करना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का जिक्र मैं किसी और से ना करूं। उनके उतना कहने और समझाने पर मैं खामोश हो गई थी, मगर उन सब के पीछे क्या वजह थी, क्या राज था, वो मुझे बेचैन किए हुए था। मैंने दादी जान से पूछा भी था, मगर उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। बस यही पता है कि जिस लड़की को भी ये कंगन मिलता है उसके बाद एक रात यही सब कुछ उसके साथ कहा जाता है और वो उस पर अमल भी करती है। अगर कोई इस बात पर अमल ना करे या उसे मजाक में उड़ाए तो ये कंगन उसके पास से गायब हो जाता है। दादी जान की इस बात से मेरा तजस्सुस और बढ़ गया था। इसके पीछे का राज जानने का मैंने सोच लिया था कि मुझे ये राज जानकर ही रहना है और ये काम मुझे जल्द ही करना था, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और मुझे वापस शहर जाना था। मगर जाने से पहले मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है। अगले दिन मैं दादी जान से इजाज़त लेकर साथ वाली शब्बों के घर आ गई थी। घर साथ होने की वजह से उससे काफ़ी जान पहचान हो गई थी और अब जब से मैं यहाँ आई थी तो वो तकरीबन रोज़ ही आ जाया करती थी। इसी वजह से उससे दोस्ती भी हो गई थी। मैंने उससे पूछा था क्योंकि वही कंगन उसके पास भी मौजूद था, मगर दादी जान के मुताबिक उसे भी सिर्फ उतना ही पता था जितना कि दादी जान मुझे बता चुकी थी। इससे ज़्यादा उसे भी कुछ नहीं पता था और ना ही उसने या यहाँ किसी भी और लड़की ने जानने की कोशिश की थी। बस जैसा उन्हें कहा जाता था वो मान लेती थी। अब मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ किसी से भी इस बारे में कुछ भी पूछना बेकार था, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था उस कंगन के पीछे की कहानी और राज। अब अगर कोई बता सकता था तो वह वही फकीर था जिससे ये कंगन मैंने लिया था और अब मुझे उसी के पास जाना था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगर मैं बता देती तो यकीनन दादी और मुझे सब वहाँ जाने से रोक देते और मैं पूरी ज़िंदगी इस उलझन में नहीं रह सकती थी। बचपन से ही मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर बात की गहराई तक जाती थी। जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था और ऐसा ही कुछ यहाँ भी मेरे साथ हो रहा था। इसीलिए अब किसी को भी बताए बगैर मैं उस चश्मे की तरफ चल पड़ी थी जहाँ वो फ़कीर होता था। घर पर दादी जान को मैंने यही बताया था कि मैं शब्बों के घर हूँ, इसीलिए वो लोग बेफिक्र थे। जैसे ही मैं उस चश्मे के पास पहुँची वहाँ कोई नहीं था, ना वो फ़कीर था और ना ही कोई और था। मैंने इर्द गिर्द हर जगह नज़र दौड़ाई थी मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक ही मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने डरते डरते पीछे देखा था जहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी मुझे देख रही थी। मेरे पलटने पर उसने मुझसे यहाँ आने का मकसद पूछा। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं और आवाज़ भी आम इंसानों जैसी नहीं थी। खैर, मैंने डरते डरते उससे उस फ़कीर का पूछा था जो यहाँ पर मौजूद होता था और हर लड़की को सफ़ेद कंगन दिया करता था। तुम्हें उससे क्या काम है? उस बूढ़ी औरत ने मुझसे पूछा था। मैंने उससे यही कहा था कि मुझे कुछ पूछना है, जिस पर उस औरत ने पहले मुझे हैरत से देखा
और फिर कहने लगी कि आज तक जितनी भी लड़कियों को ये कंगन मिला था, उनमें से कोई भी लड़की उस कंगन के पीछे छुपा राज जानने कभी यहाँ दोबारा नहीं आई। तुम क्यों आई हो? उसकी इस बात से मुझे काफ़ी हैरत हुई थी कि इसे ये बात कैसे पता चली थी कि मैं यहाँ इस कंगन का राज जानने आई हूँ, जबकि मैंने तो उसे बस इतना ही कहा था कि मुझे उस फकीर से काम है। क्या काम है ये तो मैंने उसे बताया ही नहीं था। वो औरत तो जैसे मेरी सोच पढ़ रही थी। वो अब मुस्कुराई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम वापस चली जाओ यहाँ से, इस राज को राज ही रहने दो। अपने दिमाग में आने वाला सवाल मैंने उस औरत से पूछ ही लिया था कि मैंने तो उन्हें यहाँ आने का मकसद नहीं बताया था, तो फिर उन्हें ये कैसे पता चला था। अब उस औरत ने मुझे गौर से देखा और फिर से बोलने लगी थी, यहाँ जो इंसान जिस भी मकसद के लिए आता है वो हमें पहले ही पता होता है। उसने कहा था, मुझे उस कंगन का राज जानना है, क्या आप जानती हैं? मैंने उनसे सवाल किया था। हाँ जानती हूँ, मगर तुम क्यों जानना चाहती हो अब? उन्होंने मुझसे सवाल किया। बस मैं जानना चाहती हूँ और जानकर ही यहाँ से जाऊँगी। आप मुझे बस ये बता दें, वो फ़कीर मुझे कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम सुन सकोगी ये सच? अगर हाँ तो मेरे पीछे आओ। उस औरत ने मुझे अपने पीछे आने का कहा था और मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी थी। थोड़ा ही आगे जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वो औरत उसके अंदर चली गई थी और उसके पीछे मैं भी। वहाँ ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बस एक चारपाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही थीं। उस औरत ने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया था और मैं वहाँ बैठ गई थी। वो खुद भी मेरे सामने पड़ी एक टूटी सी कुर्सी पर बैठ चुकी थी और अब उसने बताना शुरू किया था। बहुत साल पहले की बात है। इसी गांव में एक आदमी रहता था, काफ़ी गरीब था। उसकी एक ही बेटी थी। दोनों बाप बेटी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। बाप बूढ़ा हो चुका था और बेटी जवान, और हर बाप की तरह उसे भी यही फिक्र खाए जा रही थी कि बेटी का फ़र्ज़ कैसे अदा करूँगा, क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं थे कि अपनी बेटी को रुखसत कर सके। मेहनत करके जो भी कमाया होता था वो खर्च हो जाता। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ जमा न हो पाता। उस आदमी ने रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि बेटी के लिए कुछ जोड़ सके। कोई भी रिश्ता आता तो यही देखकर वापस चला जाता कि इनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, बेटी को क्या देकर रुखसत करेगा। बहुत मेहनत के बाद बिलाखिर उसने कुछ न कुछ जोड़ लिया था और एक रिश्ते वालों ने हाँ कर दी थी। वो आदमी इस बात से काफ़ी खुश था कि चलो जैसे भी सही अब उसकी बेटी का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिन रात काम करने से वो बूढ़ा आदमी बेचारा बीमार हो गया था। उसकी उम्र ही ऐसी थी, काम करने की नहीं थी, और अब तो वो दिन रात काम करने लगा था। बेटी के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना था। उसे तो बस कुछ न कुछ जोड़कर अपनी बेटी को रुखसत करना था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो काम करने की हालत में नहीं रहा था। अभी तक जो कुछ भी उसने बेटी के लिए जोड़ रखा था, उसके लाख मना करने के बाद भी उसकी बेटी ने उसके इलाज पर लगा दिया और कुछ से घर का खर्चा चलाती रही, क्योंकि अब कमाने वाला तो कोई और रहा नहीं था। जो घर में मौजूद था उसी से गुजारा करना था। आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ जमा किया था वो ख़त्म होने लगा था, और यही देखकर लड़की के ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया था कि जो कुछ था अब तो वो भी नहीं है, और एक बूढ़ा और बीमार बाप क्या देगा अपनी बेटी को। इस बूढ़े बीमार और लाचार बाप ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए उनके सामने हाथ भी जोड़े, मगर वो लोग तो जैसे पत्थर के थे, रिश्ता ख़त्म करके जा चुके थे। इस बूढ़े का तो जैसे मकसद ही ख़त्म हो गया था। इतनी मेहनत और कोशिश के बाद तो ये रिश्ता हुआ था, और अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। इस सदमे ने उसकी जान ले ली थी। उस औरत की आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखें नम थी। उसने फिर से अपनी बात शुरू की थी और कहने लगी, अपने बाप के मरने के बाद वो लड़की अकेली रह गई थी। वो रोज़ अपने बाप की कब्र पर जाती और रोती रहती थी। फिर अचानक एक दिन एक फ़कीर और एक बूढ़ी औरत उससे मिले थे। उन्होंने उस लड़की को अपने पास रखा। लड़की ने सारी बात उन्हें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उन दोनों ने उसे अपने साथ रखा और फिर उसकी शादी करवा दी, और उसे इसी तरह के सफ़ेद कंगन दिए थे जो वो अभी तक नौजवान लड़कियों को देता है। वो कोई इंसान नहीं है,
बल्कि कोई ऐसी मखलूक है जो बस मजबूर लोगों की मदद के लिए है। वो कंगन लड़कियों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इसे बेचकर अपनी शादी के अखराजात पूरे कर सकें। उस औरत ने यह भी कहा कि उस दिन जब वो फ़कीर रात को मेरे कमरे में आया था तो उसने मुझसे यही बात कही थी कि इस कंगन को तुम सिर्फ शादी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बेच सकती हो, इसके अलावा तुम ये किसी को नहीं दे सकती। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि दोबारा कोई मासूम लड़की इस वजह से अपना कोई अजीज ना खो दे। आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता? मैंने अपने सामने बैठी बूढ़ी औरत से पूछा था। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं वही औरत हूँ जिसने उस फकीर के साथ मिलकर उस लड़की की मदद की थी। उसने इतना ही कहा था। जब मुझे अपने पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आई, मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। और फिर जब सामने देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था, कुर्सी खाली थी। मतलब वो औरत कोई और ही मखलूक थी। हमारे माशरे में आज भी ये बात आम है कि लड़की के सलीके, उसकी तालीम और तरबियत के बजाय ये देखा जाता है कि वो अपने साथ कितने का जहेज़ लेकर आती है। और इसी वजह से बहुत मासूम लड़कियां अपने अरमान दिल ही दिल में लेकर अपने माँ बाप के घरों में बैठी रह जाती हैं। और अगर कोई कबूल कर भी ले तो सास और नंद के जहेज़ के ताने उसे जीने नहीं देते। जहेज़ एक लानत है और मुझे अफसोस है कि हमारी तालीम और हमारे शऊर ने भी इस लानत को नहीं मिटाया। इस बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।